आज का हमारा टॉपिक है कैग। कैग को बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया का। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब जो होते हैं इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है। तो इनको अपॉइंट किया जाता है भाई, सबसे पहले याद रखना है आपको, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। इनको ना सिलेक्ट किया जाता है ना ही इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 148 को समझिए आप। 148 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक कैग का होना बहुत ज़रूरी है, जिनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। और इनको रिमूव कैसे किया जाएगा, इनको रिमूव उन्हीं तरीके से किया जाएगा, उसी मैनर से किया जाएगा और उसी ग्राउंड्स पे किया जाएगा जैसे किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ये कैग होते क्या हैं, ये करते क्या हैं? कैग साहब जो होते हैं ये जितनी भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, जितनी भी सरकार की रिसिप्ट का मतलब होता है जो भी टैक्स, जितनी भी सरकार की इनकम होती है उसका हिसाब किताब रखते हैं। और जितना भी सरकार द्वारा खर्च किया जाता है किसी पर्पज से, किसी स्कीम पे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उन सब का हिसाब किताब रखते हैं। और अपनी रिपोर्ट किसको भेजते हैं? ये लोकसभा या राज्यसभा, सरकार के का हिसाब किताब की रिपोर्ट सरकार को थोड़ी भेजी जाएगी भाई। कभी भी दूध की रखवाली बिल्ली नहीं बनाई जाती ना। तो ये अपनी रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट साहब को। ये याद रखना कि किसको रिपोर्ट भेजते हैं, ये प्रेसिडेंट साहब को। और ये ऑडिट करते हैं सारी की सारी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो भी स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है उसको भी ऑडिट करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट भेजते हैं ये गवर्नर साहब को, सीएम वीएम को नहीं भेजते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ से शुरू होता है कैग का कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है कि इंडिया में एक कैग को अपॉइंट किया जाएगा। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 148। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148 में कहा गया है कि भाई हमारे यहाँ पे एक कैग होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, रिपोर्ट्स जो होती हैं कैग की, रिपोर्ट्स जो होती हैं वो सबमिट किसको की जाती है? सबसे पहले तो वो सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को नहीं की जाएगी, स्पीकर ऑफ लोकसभा को नहीं की जाएगी, लॉ मिनिस्टर को नहीं की जाएगी, किसको की जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, ये कहते हैं कि कैग जो होता है अपनी रिपोर्ट किसको भेजते हैं? तो कैग जो अपनी रिपोर्ट किसको भेजेंगे? प्रेसिडेंट साहब को। किसको भेजेंगे? प्रेसिडेंट साहब को, ये याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 34, ये जो ऑफिस होता है, ये जो ऑफिस था कैग का, ये कैसे बनाया गया था? तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया था, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा? 148 नंबर का आर्टिकल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ही लिख दिया था कि भाई हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। ओके, अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है तो क्वेश्चन 35 पूछा गया है कि सैलरी और सर्विस कंडीशन, कितनी तो इनकी तनख्वाह होगी और कैसे ये सर्विस करेंगे, इसको स्पेसिफाई कौन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है सेकंड शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी बताई गई है उसमें कैग की सैलरी को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो कैग हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में। इनका एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, मतलब ये किसी सरकार के अंडर नहीं है, क्योंकि अगर ये सरकार के अंडर आएगी तो अगर किसी सरकार ने भ्रष्टाचार किया होगा तो वो इनको दबा लेगी कि भैया हम तुम्हारी सैलरी काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमका कर देंगे। तो इसलिए इनको क्या बनाया गया है, ये याद रखना ये वर्ड, इनको क्या बनाया गया है? इंडिपेंडेंट ऑफिस दिया गया है। ये हेड होते हैं, कैग साहब जो होते हैं हेड होते हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। और गार्जियन होते हैं, ये माई बाप होते हैं किसके? पब्लिक पर्स के। पब्लिक पर्स का मतलब है जो लोगों का पैसा जो लोगों ने टैक्स के रूप में सरकार को दिया है उसके गार्जियन होते हैं, उसका ध्यान रखते हैं ये। ठीक है, पार्ट 5 ई का मतलब है पार्ट 5 जो सेकंड शेड्यूल का है, उसमें इनकी सैलरी और सर्विस कंडीशन दी गई है। इनकी जो ड्यूटीज, पावर्स और कंडीशंस दी गई है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, कैग एक्ट 1971 का। और इनको सैलरी दी जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी दी जाती है उसके बराबर सैलरी दी जाती है इनको। इनको हटाया कैसे जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही कैग को हटाया जाएगा। जो सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती है वही सैलरी कैग को दी जाती है। क्वेश्चन 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना और अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन 36,
क्वेश्चन 36 में कहा गया है कि जो टेन्योर होता है कैग का वो कितना होता है, मतलब कितने, अगर किसी को एक बार कैग लगा दिया आपने तो वो कितने साल तक के लिए होता है, तो 6 साल तक के लिए होता है। इसमें देखो, या तो उनकी एज 65 ईयर्स हो गई हो या 6 साल उनको लगे हुए हो गए हो, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, तो वो कर दिया जाएगा 6 ईयर या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए उसमें हटा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 समझ आ गया। क्वेश्चन है आपका 37, कैग जो होते हैं वो कितने साल तक मैक्सिमम ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, तो वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं 5 ईयर्स तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि भाई कौन सी बात है जो सही नहीं है कैग के बारे में। क्या उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। क्या उनकी सैलरी इक्वल होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के? बिल्कुल होती है। यहाँ पे याद रखना, ये चीफ जस्टिस नहीं होते हैं, चीफ जस्टिस के बराबर नहीं होती है, जज के बराबर होती है। उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। बिल्कुल सही बात है। देखो ये चीज़ क्यों की गई, उनको फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब नहीं की जा सकती रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अगर ये हम अलाउ कर देते ना कि भाई आप रिटायर होकर के भी जॉब कर सकते हैं किसी भी सरकार के साथ, तो उससे क्या होता, कैग की जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाती। सरकार को ऐसा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि कल को सरकार उनको लालच देती ना कि भैया हम आपको बाद में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप प्लीज कृपया करके जो है ना हमारा थोड़ा ये दबा दो, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है इससे। तो ये जो लाइन है ना ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत अच्छी लाइन है। उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि भाई आप रिटायरमेंट के बाद कोई भी जॉब नहीं करेंगे। क्या उनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट? जी नहीं, उनको रिमूव किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। कौन रिमूव कर सकता है उनको? पार्लियामेंट। और कैसे रिमूव करेगी पार्लियामेंट? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कि भाई कैग को रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो कैग को रिमूव किया जा सकता है जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि ड्यूटी जो है कैग की वो केवल ये नहीं है कि आप लीगलिटी बताए एक्सपेंडिचर की, बट आल्सो इज प्रोप्राइटरी, कि भाई ये कहाँ पे गया। तो एक्सपेंडिचर की सिर्फ लीगलिटी नहीं बतानी है, ये भी बतानी है कि प्रोप्राइटरी क्या है। बिल्कुल सही, ट्रू, बिल्कुल बात है। ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के कानून को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करके रखेंगे। अरे भैया ये तो पॉजिटिव बात है, बिल्कुल सही बात है। वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोनों सही है और ये इस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए साहब, अब यहां पे लिखा हुआ है कि कैग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले तो वो ऑडिट करते हैं मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उनका ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। ऑडिट करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, यानी कि जो सरकारी आपकी जितने भी महकमे हैं और सरकार की जितनी भी कंपनियां उनका भी ऑडिट यही करेंगे। और जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं और अथॉरिटीज हैं जिनको फाइनेंस जा रहा है गवर्नमेंट फंड से, उनका भी ऑडिट कैग ही करेगा। ऑडिट करता है जो रिसिप्ट प्राप्त हुई है यूनियन और स्टेट्स को, जो इनकम हुई है उस सब का। ऑडिट करते हैं अकाउंट्स स्टोर्स का और स्टॉक्स का जो सरकार के पास है। ऑडिट करते हैं कंपनीज का और कॉरपोरेशन का। तो ये सब काम कौन करता है? कैग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इनके ड्यूटीज है, ठीक है, कैग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जो कि नहीं परफॉर्म की जाती कैग के द्वारा। अब यानी कि 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, नोट पूछा है तो 3 ड्यूटीज तो परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहला, ऑडिट और रिपोर्ट भेजते हैं सभी एक्सपेंडिचर की जो कि कंसोलिडेटेड फंड से आता है। जो भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड से आता है, क्या उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कैग? बिल्कुल भेजते हैं।
ऑडिट और रिपोर्ट भेजते हैं सभी एक्सपेंडिचर जो कि कंटिजेंसी फंड से किया जाता है और पब्लिक अकाउंट से किया जाता है। पब्लिक अकाउंट का मतलब होता है सरकारी खजाना, कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है आपका इमरजेंसी, और कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है जो कंसोलिडेट करके बनाया गया है, मतलब जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग की सैलरी जाती है उन सब का। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। ये ऑडिट और रिपोर्ट भेजते हैं सभी ट्रेडिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स की बिल्कुल भेजते हैं। ये क्या नहीं भेजते, ये काम नहीं करते। ना तो ये कंट्रोल करते रिसिप्ट को, ना ही ये इशू करते पब्लिक मनी को। भैया इशू करना सरकार का काम है, इशू करना किसका काम है, इशू करना है पार्लियामेंट का काम। पैसा कौन सी स्कीम में देना है तो पार्लियामेंट बताएगी ना, सरकार बताएगी। और इंश्योर करना कि भाई पब्लिक रिवेन्यू जो है, लॉज है एक्सचेकर का पास, ये भी इनका काम नहीं है। लेकिन कंट्रोल रिसिप्ट को तो ये नहीं करते, तो आंसर डी को ये नहीं करते, ये काम इनका नहीं है। पब्लिक मनी जो सरकारी खजाना है उसको इशू करना किसका काम है भाई, पार्लियामेंट का काम है, कैग का नहीं है काम। क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 42 में देखते हैं भाई हम। क्वेश्चन 42 में कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी, ये ड्यूटी है कैग की, ऑडिट करना सभी रिसिप्ट को जो कि पेबल है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब के पास अथॉरिटी है ऑडिट करने की और रिपोर्ट्स बनाने की, किस पे, अकाउंट ऑफ स्टोर्स और स्टॉक कीप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था ना कि स्टोर, ये देखो स्टोर और स्टॉक्स को यही मैनेज करते हैं कौन, कैग साहब। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 43, यूपीएससी ने 2012 में आपसे क्या पूछा, कैग के बारे में पूछा। अब देखो यहाँ पे एक एक लाइन को अच्छे से समझना और अच्छे से पकड़ना। इन इंडिया, अदर देन ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, ये किसी मतलब की चीज नहीं लिखी हुई है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा इंपोर्टेंस वर्ड पे। इंपोर्टेंस क्या है कैग के ऑफिस की, अब देखो ये वर्ड पकड़ना था आपको, क्या पकड़ना था, थीम से अलग, इंपोर्टेंस। अब इंपोर्टेंस है तो क्या होगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन 1 को देखते हैं अब हम। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कैग एक्सरसाइज करता है एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 में हमने देखा था कि भाई ये एक्सचेकर का काम नहीं करता, ये 2004 में और आईएएस 2001 में पूछा जा चुका है, एक्सचेकर का काम ये नहीं करता। और यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है कि क्या ये एक्सरसाइज करता है एक्सचेकर की तरह, नहीं करता, ये नहीं करेगा। PYQ हो गया, ये रिपीट हो गया। ऑप्शन 1 को हटा दीजिए, ऑप्शन 1 हट गया, ए हट गया, डी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, ये कह रहा है कि कैग रिपोर्ट्स करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पे, प्रोग्राम्स पे जो मिनिस्ट्रीज डिस्कस करती हैं बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो सरकार की जितनी भी कमेटी होती है उस पे कैग रिपोर्ट बना सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 3 को देखिए आप, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु आर वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस। क्या इसकी रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी के खिलाफ चार्ज लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है भाई, क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग, हवा में थोड़ी ना बनी है, तो बिल्कुल लगा सकती है। ऑप्शन 2 और 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law। क्या कह रहे हैं कि कैग के पास क्या, कौन सी पावर है, जुडिशियल पावर्स। कौन सी पावर है कैग के पास, जुडिशियल पावर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमने कैग को जुडिशियल पावर दे दी, अगर हमने कैग को जुडिशियल पावर दे दी, तो फिर हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट ये क्या कर रहे हैं, हम इसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये
आर्टिकल 50 के खिलाफ है। आर्टिकल 50 में क्या लिखा हुआ था? सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसी एक को बिल्कुल सारी पावर मत दो, सेपरेशन ऑफ पावर्स रखो। समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया और आपका 2 और 3 ठीक हुआ। समझ गए? चलिए, और अगर आप देखो तो यूपीएससी ने जो पेपर सेट किया है ना, देखो अगर आपने ये रिपीटेड चीज से इस वर्ड से ऑप्शन 1 को गलत निकाल दिया तो 4 और 1 साथ साथ हैं, तो 1 भी निकल गया और 4 अपने आप ही निकल गया था अलग। फिर 2 और 3 में बची थी, 2 तो अपने आप में सही हो गया था और फिर 3 का इशू बचा था, 3 को पढ़ना था बस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन कमेंट्स ऑफ कैग किसके पास है? कैग ने जो रिपोर्ट दी उस पर एक्शन लेने का अधिकार किसके पास है? तो वो एक्शन लेने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास। ये पूछा गया था 2014 में यूपीपीसीएस में। ठीक है, देखो ये कहा गया है कि भाई सबसे पहले पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि भाई वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले रिपोर्ट्स पे, और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना पार्लियामेंट की, कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो डिबेट करती है, वो क्या करती है? वो डिबेट करती है एक्सटेंसिवली, विस्तार से इन रिपोर्ट्स पे कि भाई कहाँ घपला हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद में कैग जो होता है अपनी रिपोर्ट सबमिट किसको करता है? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देते हैं, और प्रेसिडेंट साहब इस रिपोर्ट को किसके सामने रखते हैं? हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने रखते हैं। मतलब कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी, प्रेसिडेंट साहब इसको किसके सामने रखेंगे? पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। पार्लियामेंट ही डिसीजन लेगा कि इस पर क्या करना है, और पार्लियामेंट इस पर डिस्कस करेगा किसमें? पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू। पब्लिक अकाउंट कमेटी इस पर क्या करेगी? डिस्कस करेगी। तो ये कैग का पूरा फंक्शन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है जो कि अटेंड करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग को पार्लियामेंट में? कैग करेगा, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ही तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जा रही है भाई। तो आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है कि भाई उनकी ड्यूटीज और पावर्स क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 46 में कहा गया है कि भाई कैग की जो रिपोर्ट्स है वो किस आर्टिकल में कैग की ड्यूटीज के बारे में चर्चा की गई है? आर्टिकल 149 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में है। ड्यूटीज और पावर किस में है? 149 में है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स जो है वो आर्टिकल 150 में है, और ऑडिट की रिपोर्ट 151 में है। याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लेना, बस समझ लेना है इसको। 148 से लेकर के 151 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब कैग से रिलेटेड है। कैग को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। इनको रिमूव कौन करेगा भाई? इनको रिमूव करेंगी पार्लियामेंट। कैसे रिमूव करेगी? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे किया जाता है वो आप सुप्रीम कोर्ट के जजिस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और जब कैग को हटाना होगा ना, इनको रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा? बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज को बता के हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सी चीज सही नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट कैग। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफ हिज ऑफिस आर सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। अरे भाई, अगर उनके एक्सपेंसेज को पार्लियामेंट में वोट करानी शुरू कर दी तो क्या हो जाएगा? उनकी सैलरी जो होती है, देखो अब एक वर्ड पकड़ना, सैलरी। ये जो सैलरी है ना और उनके जो खर्चे हैं, इनको किस में रखा गया है? सेकंड शेड्यूल में। और सेकंड शेड्यूल में पैसा कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड से।
और कंसोलिडेटेड फंड पे क्या होता है, वोट करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं होता। नहीं तो पार्लियामेंट दबाव बनाएगी कि भाई साहब हम वोट करके बोल रहे हैं कि की तनख्वाह जीरो कर दो। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही क्विट्स ऑफिस। बिल्कुल सही बात है, इनको दोबारा जॉब नहीं दी जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर 3, द कैग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर आफ्टर एन एड्रेस बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। कौन हटाएगा इनको, रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन दोनों ऑफिसेज को बता करके, पार्लियामेंट के दोनों ऑफिसेज को बता करके। तो सही कौन सा नहीं है, केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन 2 भी सही और ऑप्शन 3 भी सही है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 50, कैग जो होता है वो फ्रेंड और गाइड किसका होता है, तो फ्रेंड और गाइड होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, क्योंकि इनकी रिपोर्ट सारी की सारी कहाँ पे जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है। अब देखो, द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव, कैग को अगर छुट्टी चाहिए तो कौन देगा भाई, प्रेसिडेंट साहब दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट साहब के हाथ में। तो छुट्टी कौन देगा, प्रेसिडेंट साहब देंगे। क्वेश्चन नंबर 52, अकाउंटिंग को सेपरेट किया गया था ऑडिटिंग से, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से बिल्कुल अलग अलग कर दिया था, ठीक है। और कैग को अब क्या काम दिया गया था कि भाई आप ऑडिटिंग करेंगे, आपका काम क्या है, ऑडिटिंग करना है। तो क्वेश्चन 52 का आंसर हो जाएगा 1976 में। क्लियर कट बात समझ आ गई। चलिए, ये जो अमेंडमेंट किया गया था कैग में 1971 में, ठीक है, ये कब किया गया था, 1976 में। यही था मोटा मोटा